नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, आधुनिक भारत और खास करके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से समझा है, जाना है। उसके एक एक बिंदु के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। भिन्न भिन्न आंदोलनों के बारे में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी तरह की घटनाएं हुई, जो भी सम्मेलन आयोजित किए गए, शिमला सम्मेलन की हमने बात की, कैबिनेट मिशन की बात की, क्रिप्स मिशन की बात की, जितने भी मिशन आए सब के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना। तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद जो था हमने बात की पुर्तगाल के अधीन जो कुछ क्षेत्र थे, भारतीय क्षेत्र, गोवा की बात करें, दमन द्वीप की बात करें, फिर फ्रांसीसियों के अधीन कुछ क्षेत्र थे जिसमें पुदुचेरी, पांडिचेरी की बात करते हैं, तो उन सब के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से जाना। उसके बाद जो रियासतें थी, तो अधिकांश रियासतें जो थी वह तो स्वाभाविक रूप से सरदार पटेल के साथ सहमत हो गए और भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारतीय संघ का जो है वो भाग बन गए। लेकिन कुछ ऐसे रियासत भी थे जिन्होंने भारत सरकार को परेशान किया, वो बड़ी आसानी से नहीं माने और उसके लिए भारत सरकार को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था। तो लेकिन एक एक रियासतों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से जाना है कि किस प्रकार वो सभी रियासतें, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, उसके बाद त्रावणकोर, जूनागढ़, भोपाल, इन सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए जो सरदार पटेल को कदम उठाने पड़े थे, उन सब के बारे में हमने एक एक अलग अलग पूरा सेशन लिया हुआ है और बहुत ही विस्तार से जाना है। दोस्तों, जब रियासतों का भारत संघ के अंदर विलय हो गया तो फिर एक नया टॉपिक निकल के आता है राज्यों का पुनर्गठन। जो भारतीय राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत से निकलने के बाद, जो भारत के आज़ाद होने के बाद जो एक भारतीय राज्यों का एक स्ट्रक्चर बनना था, उनका जो पुनर्गठन होना था, तो यह परीक्षा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए पूरे सेशन को जो है बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल अगर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से तो वो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। दोस्तों, उसका उत्तर आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी आज आपको मिलने वाली है जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही नया हो और महत्वपूर्ण तो होगा ही, इस बात का तो आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करते हैं अपने सेशन के दौरान, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ चर्चा, उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ जो आपके परीक्षा में आपके नंबर को बढ़ाने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, तो इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। आप पूरे सेशन को अंत तक बिना स्किप किए हुए जो है अपनी पूरी रुचि के साथ देखिए। बहुत सारी नई बातें आपको आज पता चलने वाली है, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो रहा था, आज़ादी की प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस में था सब कुछ, फिर देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उस समय तक जो है भारत की जो राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ भारत के अंदर काम कर रही थी। ठीक है, एक कौन था इन दो इकाइयों में? एक था ब्रिटिश भारत, ठीक है, और दूसरा भाग कौन सा था? जो रियासतें थी। तो इन रियासतों के विलय के बारे में तो हमने बड़े ही विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब इन ब्रिटिश भारत और रियासतों के विलय के उपरांत जो एक फाइनल स्ट्रक्चर भारत का बनना था, जो अंतिम संरचना भारत की बननी थी भौगोलिक क्षेत्रों की, उसके बारे में आज हम बड़े ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ठीक है, उस समय पे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन का अधीन कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ये भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना? कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। अगर हम उसके नाम को देखें तो एक था असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब। विभाजन के बाद यह पूर्वी पंजाब बन गया था। उसके बाद संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो था यह बाद में पाकिस्तान के साथ जो है शामिल हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और एक 11वां प्रांत जो था वो था सिंध, यह भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, ठीक है,
इस प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया था, तो उसके बाद भारतीय भूभाग में मुख्य रूप से 9 गवर्नर प्रांत क्रियाशील रहे। कितने? 9 गवर्नर प्रांत क्रियाशील रहे। और जो मूल संरचना थी, अभी जो हमने 11 प्रांतों का नाम गिना है, तो वो संख्या कितनी थी? 11 थी। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो मूल संख्या थी ब्रिटिश संरचना में राज्यों की, प्रांतों की, कितनी थी? 11 थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, तो उसके बाद जो है गवर्नर प्रांत का अधीन कुल 9 प्रांतों का अस्तित्व रहा दोस्तों, ठीक है। और जो दूसरी राजनीतिक इकाई थी, एक तो हमने ब्रिटिश भारत की बात कर ली जहाँ पे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन चलता था। दूसरी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी देसी रियासतें। तो देसी रियासतें जो थी यह राजाओं के शासन का अधीन थी। वहाँ पे जो रजवाड़े थे उनके द्वारा इसे शासित किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के साथ जो है गठबंधन के अधीन ये देसी रियासतें थी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के साथ इनका जो है अलायंस था, गठबंधन था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी 11 प्रांतों की बात कर ली, ठीक है। और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जो मुख्य रूप से 9 प्रांत बचे उसकी भी बात कर ली। तो अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाए तो 9 और 11 में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का भी अस्तित्व हो गया, तैयार हो गया, पाकिस्तान बन गया, ठीक है। इसके बाद जो देसी रियासतें थी उनको 3 विकल्प दिए गए। वो 3 विकल्प क्या थे कि या तो आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, ठीक है। यही जो विकल्प प्रदान किए गए ना, सभी समस्याओं की जड़ यही विकल्प था, ठीक है ना। अभी जो हमने बारी बारी से सभी कक्षाओं में लगातार विभिन्न रियासतों के बारे में पढ़ा है, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती अगर यह विकल्प नहीं दिया गया होता उस अधिनियम के समय, तत्कालीन अधिनियम के समय दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। 3 विकल्प दिए गए, भारत में रहना, पाकिस्तान में रहना या स्वतंत्र रहना, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो चला करके जो है सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया। जूनागढ़ रियासत में जो है बहुत सारी, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पे क्या हुआ था कि अंत में जो है जनमत संग्रह हुआ था और फिर उसको भारत संघ में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ के जो तत्कालीन राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के तत्कालीन जम्मू कश्मीर के शासक थे, उन्होंने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1950 ईस्वी में जब भारत में संविधान भी लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 ईस्वी में जो मूल संवैधानिक वर्गीकरण हुआ था वो कितनी श्रेणियों में हुआ था? वह कुल 4 श्रेणियों में हुआ था, ठीक है ना। 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वो 4 श्रेणी कौन कौन सी थी? पार्ट ए, बी, सी और डी। तो एक बार इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो यह 1950 के मूल संवैधानिक वर्गीकरण जो था, पार्ट ए, बी, सी, डी, जो 4 प्रकार के वर्गीकरण थे, तो उन चारों प्रकार के वर्गीकरण में किस भाग में किस राज्य का अस्तित्व था, किस राज्य को शामिल किया गया था, किस प्रांत को शामिल किया गया था, इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी क्योंकि अब रियासतों का अस्तित्व तो अब बचा नहीं है, लगभग रियासतों का भारत के अंदर विलय हो गया है। तो एक बार इसको बड़े ही विस्तार से समझते हैं, ठीक है। जो पार्ट ए था, जो पहला वर्गीकरण था, तो इसके अंदर कौन सा जो था वो राज्य शामिल था? ब्रिटिश भारत के गवर्नर के शासन वाले प्रांत इसमें शामिल थे, ठीक है। पार्ट ए में ब्रिटिश भारत के गवर्नर के शासन वाले प्रांत को शामिल किया गया था और इनकी कुल संख्या कितनी थी? 9 थी। और अगर हम राज्य के नाम को देखें तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल।
ये 9 प्रांत जो थे ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर के शासन वाले थे, तो इन्हें पार्ट ए में शामिल किया गया। जो पार्ट बी था, जो दूसरा वर्गीकरण था, वो क्या था? पार्ट बी। पार्ट बी में किसे शामिल किया गया था? शासन का स्वरूप किस प्रकार का था? तो विधानमंडल के साथ शाही शासन, और ये जो थी ये बड़ी रियासतें भी इसमें आती थी। इसके अंदर जो है कुल कितने प्रांत थे? 9। कौन कौन से थे? हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, ठीक है, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये पार्ट बी के भाग थे, द्वितीय वर्गीकरण थे। उसके बाद जो पार्ट सी, जो तीसरा वर्ग था, इसके अंदर कौन से क्षेत्र थे? इसके अंदर मुक्त आयुक्त के प्रांत थे, ठीक है ना, जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, और कुछ छोटी छोटी रियासतें थी जिसे चीफ कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया था। मुख्य आयुक्त के द्वारा जो है यहाँ पे शासन चलाया जा रहा था। तो इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 10 थी। और इसमें शामिल कौन कौन से थे? पार्ट सी वाले राज्य में परीक्षा में यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसे समझने का प्रयास करिए। इस पार्ट सी में कौन कौन से शामिल थे क्षेत्र? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग। ये कूच बिहार कहाँ पे है दोस्तों? ये कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कूच बिहार का अस्तित्व जो है भौगोलिक रूप से यह पश्चिम बंगाल का भाग है, ठीक है। कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये पार्ट सी के भाग थे, ठीक है। अगर हम पार्ट डी की बात करें तो इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? पार्ट डी जो चौथा वर्ग था, इसके अंदर भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित जो क्षेत्र थे, सीधे प्रशासित अधिग्रहित क्षेत्र थे। तो इसके अंदर मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था। इस प्रकार हमने जो 4 वर्ग थे ए, बी, सी और डी, इसके बारे में जान लिया है। आपसे परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे कि कूट में मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कि किस वर्ग में जो है कौन से प्रांत शामिल थे, कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से कौन सा क्षेत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है, वर्तमान में भी किस राज्य में अवस्थित है। तो सभी एक एक बातों पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप जो ये 4 वर्गीकरण था ए, बी, सी और डी का, तो इसके अंदर जो शामिल प्रांत थे और उनकी जो संख्या थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि वर्ष 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन 4 वर्गीकरण जो किए गए थे इनको खत्म कर दिया गया। कब किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसे ध्यान रखेंगे, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो 4 भाग में जो वर्गीकरण था ए, बी, सी और डी का, इस ए, बी, सी और डी वाले वर्गीकरण को जो है पूरी तरह से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब विकास क्रम जो है अलग तरीके से आगे बढ़ी, ठीक है। अब जो है हम जो विभिन्न आयोग की समितियों का गठन किया गया था उस पर चर्चा करते हैं, जिसके आधार पे जो है वर्तमान भारत का जो ढांचा है भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो राज्यों को बनाया गया है, उनकी जो अवस्थिति है और उनका जो क्षेत्र निर्धारित किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला आयोग बनाया गया उसे हम भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जानते हैं, धर आयोग, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, तो इन्हीं के नाम पे यह धर आयोग बनाया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? धर आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर, ठीक है। और यह भाषाई प्रांत आयोग था। इसका गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 1947 ईस्वी को। और इस धर आयोग ने दोस्तों दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? दिसंबर 1948 ईस्वी में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसने सिफारिश क्या किया था? इसने सिफारिश यह किया था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वह प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, न कि भाषाई आधार हो। किसी भाषाई कारक के आधार पर किसी राज्य का जो है पुनर्गठन किया जाना उचित नहीं है। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यह सिफारिश किसकी थी? धर आयोग की थी। तो परीक्षा में सीधे सीधे उठा के पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत टेक्निकल चीज है। तो धर आयोग नियुक्ति कब, गठन कब हुआ? 27 नवंबर 1947। रिपोर्ट कब दिया? दिसंबर 1948। अध्यक्ष कौन थे?
एस के धर अध्यक्ष थे। और जो सिफारिश की थी वो क्या, कि भाई प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो एक अगली महत्वपूर्ण समिति थी वो थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति, जिसे हम संक्षिप्त में जेबीपी नाम से जानते हैं। जेबीपी समिति, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और इस जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948 ईस्वी में। ये पहले वाले समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1948 में। इसका भी गठन जो है दिसंबर 1948 में हुआ था, जेबीपी समिति का, ठीक है। और जो इसके सदस्य थे वो कौन थे? जेबीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, तो जेबीपी समिति। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? जेबीपी समिति ने अप्रैल 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। और इनका सिफारिश क्या था? इनका सिफारिश था कि भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या निकल के आया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को औपचारिक रूप से इसने अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद की हम बात करें तो इस जेबीपी कमेटी ने भी जो है मना कर दिया, भाषाई आधार पर पुनर्गठन का, राज्यों का पुनर्गठन करना जो है इसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो है भूख हड़ताल कर दिया और 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद अंततः 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये जो धरना अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? ये कह रहे थे कि भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश को जो है 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पे इसका पुनर्गठन किया गया। तो परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाषाई आधार पे गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश हुआ। पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान जो है वह जाया नहीं गया। उन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल करने के दौरान ही उनकी 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। तो सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव पैदा हो गया था, ये क्योंकि प्रसिद्ध गांधीवादी नेता भी थे, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 1953 ईस्वी में, कब? अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया और मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग किया गया, ठीक है। जो मद्रास प्रांत था, पहले यह मद्रास प्रांत का ही भाग हुआ करता था, जो आंध्र प्रदेश था। यह क्षेत्र जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, तो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ये पहले मद्रास प्रांत के भाग थे, ठीक है। लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के बाद, भूख हड़ताल के उपरांत निधन के बाद जो है मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी लोगों को पृथक करके जो है एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। कब? अक्टूबर 1953 ईस्वी में, ठीक है ना। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश जो था यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं फजल अली आयोग की। यह राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है ना। ये फजल अली आयोग का गठन जो था कब हुआ था? दिसंबर 1953 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो अन्य दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक थे के.एम. पनिक्कर और एक थे एच.एम. कुंजरू। ये एच.एम. कुंजरू कौन? हृदय नाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये एच.एम. कुंजरू है, ठीक है। तो फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसका गठन कब हुआ? दिसंबर 1953 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली।
और इसके अन्य दो महत्वपूर्ण सदस्य कौन, एक के एम पनिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। ठीक है, इस कमिटी ने दोस्तों 31 अक्टूबर 1955 ईस्वी को रिपोर्ट दिया था। हालांकि इनके जो मसौदे थे, तो कुछ मसौदे जो थे वह सितंबर 55 में भी तैयार हो गए थे, 1955 के सितंबर महीने में भी तैयार हो गए थे, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है अंतिम रूप से जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था वह 31 अक्टूबर 1955 को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो जो फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट सबमिट हुआ कब, अक्टूबर 1955 में ऑफिशियली अंतिम रूप से प्रस्तुत हुआ। ठीक है, इसने सिफारिश क्या की थी, इस आयोग ने भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया। ठीक है ना, इन्होंने भी एक राज्य एक भाषा, क्योंकि कई जगह क्षेत्र में जो है देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश का गठन हो ही गया था, तो आंदोलन चलाया गया था कि भाई तेलुगु भाषी को जब तुमने राज्य बना दिया तो हम लोग भी जो जो भाषा बोल रहे हैं तो सबको एक एक राज्य बना दो। अब बताइए कि भारत में सैकड़ों भाषाएं जो है बड़ी बड़ी आबादियों के द्वारा, जनसंख्या के बड़े वर्ग के द्वारा जो है सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता तो भारत में 28 ही राज्य नहीं होते, जो वर्तमान में 28 राज्य है, इतना ही नहीं होता। तब तो पता चलता कि सैकड़ों नए राज्य बनाने पड़ गए, और जो भारत हम आप आज जिस भारत में जी रहे हैं, हो सकता था कि भारत का अस्तित्व ऐसा नहीं होता, भारत का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली आयोग के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इन्होंने भी सिफारिश की, और इन्होंने भी अपनी सिफारिश में जो है एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को खारिज कर दिया। लेकिन इन्होंने पुनर्गठन के समय भाषा को ध्यान में रखे जाने की बात की थी। ठीक है, इन्होंने इस बात को तो खारिज किया कि एक राज्य मतलब एक भाषा नहीं, एक भाषा के लोग के आधार पे एक राज्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भाषा को पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाया जा सकता है। ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक भाषा भाषी लोग हैं वह कवर हो जाए किसी एक क्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, तो ये इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। फिर आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। इसके तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ, और 1 नवंबर 1956 को जो है 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए दोस्तों। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1 नवंबर 1956 को। इसे ध्यान रखेंगे, यह तिथि भी पूछी जाती है। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, ये 14 जो मूल राज्य थे 1956 में, वो कौन कौन से थे, एक बार उसको भी जानिए। ये जो 14 मूल राज्य थे उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें शामिल थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 14 मूल राज्य थे दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 ईस्वी में, वो कौन से थे? अंडमान और निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जिसे तत्कालीन समय में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में लक्षद्वीप है। इसके साथ ही मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार क्या समझ में आया, क्या बात निकल के आई कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 को लागू किया गया, पारित हुआ। फिर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को जो है उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया, और वो 14 मूल राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की बात हमने विस्तार से कर ली है दोस्तों। ठीक है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल का गठन हुआ।
ठीक है। और केरल, जब हम त्रावणकोर रियासत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार से इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। जो मलयालम बोलने वाले लोग थे, जो मलयालम भाषा बोलने वाले लोग थे, वो इसी क्षेत्र में निवास करते थे। तो इन सबों को एक साथ लाने के लिए जो है त्रावणकोर कोचीन राज्य, जो हमने त्रावणकोर के भारत में विलय के समय पे हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किया है कि त्रावणकोर कोचीन राज्य, मद्रास प्रांत के मालाबार जिले और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड तालुका को मिलाकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल राज्य का गठन किया गया। इसे वर्तमान में जो है केरलम नाम से जाना जाता है आधिकारिक रूप से दोस्तों, ठीक है। और इसके जो तमिल भाषी क्षेत्र थे जैसे कि कन्याकुमारी, उसको मद्रास राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। जो त्रावणकोर कोचीन राज्य, मद्रास प्रांत के मालाबार जिले और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड तालुका, ये क्षेत्र वैसे क्षेत्र थे जहाँ पे मलयालम बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। तो इनको मिला करके 1 नवंबर 1956 ईस्वी को क्या हुआ, केरल राज्य का निर्माण किया गया, गठन किया गया। और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले तमिल भाषा बोलने वाले जो कन्याकुमारी का क्षेत्र था उसको मद्रास राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। कन्याकुमारी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, मद्रास राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अगर सवाल पूछे जाए तो गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम विभिन्न राज्यों के 14 राज्यों की बात हमने कर ली। 14 राज्यों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से जान लिया। ये 14 राज्य जो थे उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। केरल के साथ जो अलग बात हुई उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर लिया कि किन किन क्षेत्रों को मिला करके जो है, सबसे पहला विशेषता क्या था इसका कि मलयालम बोलने वाले लोग इस क्षेत्र में थे। उसके बाद दूसरा क्या था कि त्रावणकोर कोचीन राज्य जो बना था वो शामिल थे, और मद्रास प्रांत के जो मालाबार जिले थे और दक्षिण कन्नड़ के जो कासरगोड तालुका था इसको मिला करके केरल राज्य बनाया गया। और इस क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो कन्याकुमारी नामक स्थान था, उस कन्याकुमारी में चूंकि तमिल भाषा बोलने वाले अधिकांश लोग थे तो उसको मद्रास की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन 14 राज्यों के बाद अब हम जो आगे, अभी जो हम 28वें राज्य पे हैं, तो यहाँ तक का एक विकास क्रम को हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्रम को भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपको कूट बना करके दे दिया जाएगा और उसको मैच करने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा, तो गलती नहीं करना है। इस क्रम के साथ उसके स्थापना के गठन के वर्ष के साथ जो है चीज़ों को याद रखने की जरूरत है, और इससे एक सीक्वेंस भी आपके ब्रेन में डेवलप होगा तो याद करना जो है वो आसान भी होगा। तो 14 राज्यों की बात हमने कर ली, एक एक का नाम हमने गिन लिया। अब हम बात करते हैं 15वें राज्य की। तो 15वां राज्य कौन सा था, गुजरात। गुजरात था और 1960 ईस्वी में जो है इस गुजरात का गठन किया गया। कहाँ से गठन किया गया, बॉम्बे को विभाजित करके जो है मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात, ठीक है। बॉम्बे को विभाजित करके गुजरात अस्तित्व में आया। इस प्रकार क्या हुआ कि जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, और जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनके लिए गुजरात राज्य का अस्तित्व हुआ। तो 15वां राज्य गुजरात, और इसका गठन कब हुआ, 1960 में हुआ। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 16वें राज्य की। 16वें राज्य का अस्तित्व कब, 1963 ईस्वी में नागालैंड के रूप में। तो भारत का 16वां राज्य कौन सा है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य है और इसका गठन जो है 1963 ईस्वी में हुआ पूर्ण राज्य के रूप में। असम से नागा पहाड़ियों और ट्वेनसांग क्षेत्र को अलग करके इसे बनाया गया था। इससे पहले ये सभी असम में शामिल थे, जो असम राज्य है उसके ही भाग हुआ करते थे। तो असम से नागा पहाड़ी और ट्वेनसांग क्षेत्र, इसे ध्यान रखेंगे, नागा पहाड़ी और ट्वेनसांग क्षेत्र को जो है अलग करके भारत के 16वें राज्य नागालैंड का अस्तित्व आया 1963 ईस्वी में। अब बात करते हैं 17वें राज्य की दोस्तों। ये 17वें राज्य कौन सा है, हरियाणा। यह कब अस्तित्व में आया, 1966 में। हरियाणा का गठन कब हुआ, 1966 में, ठीक है। और किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा का निर्माण गठन किया गया था, पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी क्षेत्र को जो है हरियाणा राज्य बनाया गया। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश आबादी
पंजाबी बोलती है, ठीक है। तो हरियाणा जो बनाया गया, तो इस क्षेत्र में हरियाणा का जो लोग भौगोलिक क्षेत्र था, इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। तो शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है दोस्तों, पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा नाम के राज्य का गठन किया गया और यह भारत का 17वां राज्य है। और चंडीगढ़ को संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है ना। चंडीगढ़ को संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो इसकी राजधानी भी है। अब बात करते हैं 18वें राज्य की। 18वें राज्य के रूप में किसका गठन हुआ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। कब हुआ? 1971 में। सीधे सीधे परीक्षा में या तो आपको नंबर मिलाने के लिए दे देगा, क्रम मिलाने के लिए दे देगा कि किस क्रम का कौन सा राज्य है, या उसके गठन का वर्ष के बारे में आपसे पूछ लिया जाना है। तो इस तरह विस्तार सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे एक सेक्शन के अंदर जो है एक एक चीज़ों को कवर किया गया हो। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को आप अंत तक देखिए। और यहाँ से सवाल तो पूछे ही जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे। और मेरे सेशन को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो निश्चित रूप से आप सब सवाल का सही आंसर लगा करके आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत का 18वां राज्य है। कौन सा नंबर है इसका? हिमाचल प्रदेश का 18वां नंबर है। और इसे केंद्र शासित प्रदेश से जो है अपग्रेड करके राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1971 ईस्वी में, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, विकल्प 4 दे देगा और कहेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसे केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं 19वें राज्य की। 19वां राज्य कौन सा? मणिपुर। 20वां राज्य कौन सा? त्रिपुरा। और 21वां राज्य कौन सा? मेघालय, ठीक है। और ये गठन जो हुआ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य का जो अस्तित्व आया भारत के 19वें, 20वें और 21वें राज्य के रूप में, यह कब आया दोस्तों? यह 1972 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इसे ध्यान रखेंगे। मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो अभी जो है 1972 ईस्वी में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। मेघालय जो था, यह मेघालय का क्षेत्र जो है 1969 ईस्वी में असम के भीतर, जो असम राज्य है उसके भीतर मेघालय नाम का एक स्वायत्त उपराज्य था, ठीक है ना। असम के लोकेशन में, असम राज्य के अंदर जो है मेघालय नाम से यह क्षेत्र जो था, इसका दर्जा क्या था? यह एक स्वायत्त उपराज्य था, ठीक है। 1969 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसे भी जो है वर्ष 1972 ईस्वी में दोस्तों क्या किया गया? मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएं तो गलती नहीं करना है, सवाल पूछे ही जाएंगे, इस बात के लिए हम आप निश्चिंत रहिए। सवाल यहाँ से पूछे ही जाएंगे, खाली गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की भी बात कर ली, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी भी बात हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्किम की। यह भी नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है, यह भारत का 22वां राज्य, ठीक है। यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, इसलिए भी पूछे जाते रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल बात भी है जिसको जानने की जरूरत है, ठीक है। सिक्किम को 1975 ईस्वी में जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। कब? 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। किसे? सिक्किम को। अब इससे संबंधित एक संविधान संशोधन है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान रखना है। वो संशोधन कौन सा था? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो वर्ष 1974 में पारित किया गया था संसद के द्वारा। इस संशोधन के द्वारा भारत को जो है, भारत का सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, सहयोगी राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सिक्किम को भारत सरकार के द्वारा जो है, भारतीय संसद के द्वारा जो है सहयोगी राज्य का जो है दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, ठीक है। यह संशोधन भी 1974 में हुआ था और 75 से जो है प्रभावी हुआ था। इसके बाद 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ।
36वां संवैधानिक संशोधन भी कब हुआ? 1975 ईस्वी में। बहुत बार सवाल सभी स्टेट पीसीएस में यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसे समझिए। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? सहयोगी राज्य बनाया सिक्किम को, ठीक है, सहयोगी राज्य बनाया। कैसे? 35वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और फिर 36वां संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखेंगे 35वां संशोधन के द्वारा, संशोधन अधिनियम पारित करके, ठीक है। और अगर कंफ्यूज 35 और 36 में नहीं होना है, 36वां संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। मिजोरम 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और गोवा 25वां राज्य बना भारत का। कब बना? 1987 ईस्वी में बना था, ठीक है। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा जो है 25वां राज्य बना। तो लेकिन गोवा के पूर्ण राज्य बनने से पहले तक जो है गोवा के अंदर दमन और दीव भी शामिल थे, लेकिन जब गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया तो फिर दमन और दीव को गोवा से अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार मिजोरम 23वां राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है नंबर की दृष्टि से, और गोवा जो है वह 25वें राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में आया दोस्तों, पूर्ण राज्य के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। जो सबसे नवीन राज्य, 4 राज्य बने हैं, तो सबसे नवीन तो तेलंगाना है, और उससे पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो है गठन हुआ था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का गठन कहाँ से हुआ था? छत्तीसगढ़ का गठन जो है मध्य प्रदेश से हुआ था। मध्य प्रदेश को विभाजित करके जो है छत्तीसगढ़ नामक राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड का गठन कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया और उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, और बिहार राज्य के पुनर्गठन के द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। किसके पुनर्गठन के द्वारा? बिहार राज्य के पुनर्गठन के द्वारा जो है दोस्तों झारखंड अस्तित्व में आया था। अब कब अस्तित्व में आया था? परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, मिलाने के लिए भी दिया जाता है या बहुविकल्पीय ऑप्शन में भी दिया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लोज डेट है, तो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन होने लगता है कि 1 नवंबर की 9 नवंबर कि 15 नवंबर, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। छत्तीसगढ़ का जो पुनर्गठन हुआ था, गठन हुआ था मध्य प्रदेश पुनर्गठन के द्वारा, वो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तीनों का ईयर सेम है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों ही राज्य का गठन जो है वह वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ था। बस डेट में थोड़ा अंतर है, तो परीक्षा में अगर डेट के साथ पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है। कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर उत्तर प्रदेश से अलग करके जो है उत्तराखंड बनाया गया। कब? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। और झारखंड को कब अस्तित्व में झारखंड आया? बिहार से विभाजित होकर के, अलग होकर के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रकार कंफ्यूजन इसलिए नहीं रखना है, इस तरीके से इसको समझिए कि जो 3 राज्य का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ था, अब मध्य प्रदेश भारत के हृदय में है, बीच में है, इसलिए नाम भी है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बीच के भाग से, भारत के अगर मैप को देखेंगे तो बीच के भाग से पहला काम किया गया। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को हटा करके जो है पुनर्गठन करके जो है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और यह छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों यह भारत का 26वां राज्य है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड जो है, यह उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, और छत्तीसगढ़ के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद झारखंड, यह भारत का 28वां राज्य है,
यह भारत का 28वां राज्य है और इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो भारत का 29वां राज्य अस्तित्व में आया वो कौन सा था? वो था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य और इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 जून 2014 ईस्वी को जो है तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। और कैसे किया गया? कहाँ से? आंध्र प्रदेश को विभाजित करके। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके स्वतंत्र रूप से, मतलब एक पृथक पूर्ण दर्जे वाला राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने काफी विस्तार से अभी पीछे चर्चा किया है सेशन में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य था। उसी आंध्र प्रदेश से वर्ष 2014 में 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना का अस्तित्व आया। तेलंगाना का जो है गठन हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम कुछ विदेशी क्षेत्रों के भारत में विलय के संदर्भ में भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में बड़े ही विस्तार से चर्चा किया हुआ है दोस्तों कि कुछ पुर्तगालियों का अधीन क्षेत्र थे, कुछ पांडिचेरियों का अधीन क्षेत्र थे देश के आज़ाद होने के बाद भी। तो वहाँ जो क्षेत्र बच गए थे, भारत सरकार का अधीन तो आ गए थे, लेकिन उनके अगर हम दर्जे की बात करें तो भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो इस संशोधन अधिनियम को जरूर ध्यान रखेंगे, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में, अभी हम उस पर भी आने वाले हैं, इसका पुनर्गठन मतलब नामों में परिवर्तन भी किया गया है, दमन द्वीप के साथ इसको मिला दिया गया है। ठीक है, तो 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन विजय की। जब हम गोवा पढ़ रहे थे तो बहुत विस्तार से इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है कि जब दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत जो है पुलिसिया कार्रवाई की गई, सेना कार्रवाई की गई और पुर्तगालियों से गोवा दमन द्वीप को मुक्त कराया गया, तो 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जो है गोवा दमन और द्वीप को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अभी हमने गोवा के बारे में पीछे चर्चा किया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा 25वें राज्य के रूप में इसे मिला 1987 ईस्वी में। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। पुदुचेरी की बात करें, ये 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा दमन और दीव तीनों को एक साथ बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा जो है दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और पांडिचेरी जो फ्रांसीसी अधीन में था पहले, उसको जब भारत सरकार ने अपने अंदर विलय किया तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1962 में पारित किया गया था, 1962 में पारित किया गया था 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा पांडिचेरी को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है। और जो हालिया बदलाव हुए थे वर्ष 2019 ईस्वी में, वो क्या, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को आधिकारिक तौर पे जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जब हम कश्मीर टॉप कश्मीर रियासत को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जाना है, तो आपको विस्तृत जानकारी के लिए हमारे कश्मीर रियासत के भारत में विलय वाले सेशन को आप देखिए, वहाँ आपको बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। मतलब जम्मू और कश्मीर जो पहले राज्य था उसको विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बस अंतर दोनों में क्या था कि जम्मू और कश्मीर में जो है विधायिका का अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, निर्वाचित होते हैं, लेकिन लद्दाख में जो है विधायिका नहीं है। इस प्रकार जो है जो 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना के समय, वह फिर से घट के कितने पे आ गए, 28 पे आ गए। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 29वां राज्य तेलंगाना, लेकिन जो 29 राज्य थे उसमें से एक राज्य जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और जो है अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में विधायिका का अस्तित्व है, वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, नियुक्त होते हैं, ठीक है। लद्दाख में विधायिका का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार जो 29 राज्यों का अस्तित्व हुआ था भारत के अंदर 2014 में, वो घट के फिर से जो है वो 28 पे आ गया, ऐसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक जो अद्यतन दादरा नगर हवेली वाली बात हमने की थी, तो विलय अधिनियम 2019 के तहत 26 जनवरी 2020 ईस्वी से 26 जनवरी 2020 ईस्वी से दो अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी थे, उनको मिला करके एक एकल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप। इसे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप को एक साथ मिला दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनका रखा गया, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीप की, इसकी राजधानी जो है वो दमन में है। यह भी हो सकता है कि परीक्षा में पूछ ले। तो इस प्रकार जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी जो है कितनी रह गई? 8 रह गई। तो अब भारत में जो है कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अब एक बार कुछ महत्वपूर्ण नामों में, जो राज्यों के नामों में बदलाव किए गए, एक बार उस पर भी ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाए। जैसा कि हम राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ रहे थे, तो लगातार हम संयुक्त प्रांत की चर्चा कर रहे थे। तो संयुक्त प्रांत का जो है नया नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। और यह नया नाम कब से प्रभावी हुआ? 24 जनवरी 1950 ईस्वी से। और भारत का जो है यह पहला राज्य है जिसका नाम परिवर्तित किया गया था संयुक्त प्रांत। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जिसका देश के आजाद होने के बाद जो है सबसे पहली बार नाम में परिवर्तन किया गया? तो वो कौन सा प्रांत था? मूल नाम था संयुक्त प्रांत, जिसे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसका नाम बदला गया था। अब बात करते हैं मद्रास की। मद्रास प्रांत का मूल नाम था मद्रास, उसका वर्तमान नया नाम क्या है? तमिलनाडु। और यह परिवर्तन कब किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया, ठीक है। मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 के द्वारा जो है यह प्रभाव में आया था। तो 1969 ईस्वी में जो है मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। उसके बाद मैसूर राज्य का वर्तमान नाम क्या है? कर्नाटक है। और यह कब अस्तित्व में आया नया नाम? 1973 ईस्वी से हम मैसूर को कर्नाटक के रूप में जानने लगे, ठीक है। और यह मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा यह परिवर्तन किया गया था। उसके बाद हम लक्षद्वीप मिनिकॉय की बात करते हैं, तो इसे लक्षद्वीप इसका नाम किया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। कब? 1973 में, ठीक है। और प्रशासनिक सुगमता के लिए जो है यह नाम परिवर्तन किया गया था दोस्तों। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को जो है एनसीटी जो है मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब? 1991 ईस्वी में। और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन जो है वह 69वां है। 69वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? 1991 ईस्वी में। तो यह वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है एनसीटी का जो है विशेष दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी का जो वर्तमान नाम है वह है पुदुचेरी। और यह कब से अस्तित्व में आया? वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया। और वह अधिनियम कौन सा था? पुदुचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006, ठीक है। पुदुचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा जो है दोस्तों पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। अब बात करते हैं उत्तरांचल की, ठीक है। यह उत्तरांचल जिसका गठन 2000 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश राज्य को पुनर्गठित करके जो है उत्तरांचल अस्तित्व में आया था। तो इस उत्तरांचल का नाम
उत्तराखंड कर दिया गया। इस उत्तरांचल को वर्तमान में हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं। और यह कब अस्तित्व में आया नया नाम? 3 जनवरी 2007 ईस्वी को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ था। और यह अधिनियम कौन सा था? उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। ठीक है। और चूंकि यह 6 में अधिनियम आया था, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति मिलते मिलते यह 3 जनवरी 2007 की तिथि पहुंच गई। जब से ये प्रभावी हुई तो उत्तराखंड का नाम बदल के उत्तरांचल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो उड़िया भाषा बोली जाती है ओडिशा, तो यह 2011 में यह नाम जो है प्रभाव में आया था। ठीक है। 96वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, 96वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है ओडिया भाषा कहाँ पे मान्य की गई? ओडिशा में। और राज्य का नाम जो है वह ओडिशा कर दिया गया। अब बात करते हैं केरलम का। अभी हाल में ही जो है यह बहुत ही अद्यतन तथ्य है, इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर की दृष्टि से भी यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। जो केरल राज्य था, जिसके बारे में अभी हमने बहुत विस्तार से अपने सेशन में चर्चा किया है, तो इसका नाम वर्तमान में जो है केरलम कर दिया गया है। ठीक है। कब से कि यह प्रभाव में आया? 24 फरवरी 2026 ईस्वी से केरल राज्य का नया नाम केरलम हो गया है। हालांकि इससे संबंधित विधेयक जून 2024 ईस्वी में ही जो है केरल के विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा अब इस पे जो है गृह मंत्रालय के द्वारा फाइनल स्वीकृति दी गई है। तो 24 फरवरी 2026 को जो है केरल राज्य का नाम परिवर्तित होके केरलम हो गया। इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों, जिस भारत में हम आप जी रहे हैं, इस भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो भारत में अभी वर्तमान में अस्तित्व है, तो इसको चरणबद्ध तरीके से हमने एक एक करके जानने का प्रयास किया है। तिथि के वर्ष के साथ जो है हमने जाना है। संवैधानिक संशोधन अगर हुआ है तो उसके साथ हमने इसको जाना है। ठीक है। तो निश्चित रूप से आज का यह सेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि वो इस आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे। निश्चित रूप से यह आपके लिए आज का सेशन अंकदायी सिद्ध होगा दोस्तों। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप अपनी तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे और हम अपने सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्य एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिससे यह आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएगी। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जो है रिद्म बना करके जो है लगातार पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। हम ऐसे ही आपके लिए प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर जैसे आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।